अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कारी इशफाक। अमेरिकन सदर जो बाइडन इस वक्त इसराइल लैंड कर चुके हैं और उनके इस विज़िट का जो शेड्यूल है वो ये है कि वो इसराइल की गवर्नमेंट को मिलेंगे। इसराइल के ऑफिशियल से मुलाकात करने के बाद वो जॉर्डन का दौरा करेंगे और वहाँ पे जॉर्डन के सदर अब्दुल्ला इब्ने हुसैनी से वो मुलाकात कर रहे हैं। इस हंगामी सूरत हाल जो इस वक्त डेवलप हो चुकी है उसमें जो सबसे पहली और अहम चीज़ है वो ये है कि इसराइल ने जो कि गाज़ा की पट्टी में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था उस पर हमला और फिर 500 से जायद इंसानी जानों का ज़िया इस वक्त मौजूद बहस है। हमास ये इल्ज़ाम इसराइल के ऊपर लगा रहा है, जबकि इसराइल ने इसको डिनाई किया है और उन्होंने कहा है कि ये हमला जो है ये हमास की तरफ से किया गया है। लेकिन जो कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन के मुताबिक और उनकी राय के मुताबिक ये हमला जो है ये इसराइल का कोई मिसगाइडेड अटैक था या मिसगाइडेड जो मिसाइल्स थे उन्होंने इतने बड़े स्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद किया है, क्योंकि इतने बड़े स्ट्रक्चर को आनन फन तबाह बर्बाद करना हमास के बस की बात नहीं है। यानी अल जजीरा जैसे बहुत बड़ा जो इदारा है उसने भी यही कहा है कि ये इसराइल का कोई मिसगाइडेड अटैक था जिससे इतना बड़ा जानों का जो ज़िया है वो हुआ है। इसी वजह से पूरी दुनिया जो है वो चीख उठी है कि ये एक वार क्राइम में आता है। यानी इंसानी तारीख में इस तरह के रूल्स बनाए गए हैं कि आप अस्पतालों पे, स्कूलों पे, आबादी पे, निहत्ती शहरियों पे, औरतों पे और बच्चों पे आप अटैक जो है वो नहीं कर सकते हैं। ये 6 प्लेसेस जो हैं ये वार क्राइम्स के जुमरे में आती हैं, जो कि इसराइल ने एक बहुत बड़ा ये जुर्म किया है। अब अमेरिका भी इस वक्त चाइना और रशिया से बिलखुसूस इन दोनों ममालिक से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है, और चूंकि चाइना और रशिया जो है वो अमेरिका को कहते हैं कि ये इसराइल ने एक बहुत बड़ा जुल्म किया है और एक वार क्राइम किया है। अब अमेरिका के पास इसका कोई डिफेंस और दिफा मौजूद नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा इस बात पे कि इस वक्त रशिया और चाइना जो है वो यूएन की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास तकरीबन 12 घंटे बाद जारी होने वाला है, और वो एक ब्राज़ीलियन ड्राफ्टेड रेजोल्यूशन है जो कि पेश की गई है और एक हंगामी सूरत हाल के तहत उसको तलब किया गया है। और उसमें जो रशिया और चाइना का प्रोग्राम है वो अमेरिका को मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले में प्रेशराइज करना है और सीज फायर करना है। जबकि दूसरी तरफ जो इसराइल और अमेरिका का गठजोड़ है और अमेरिका के सदर जो बाइडन के ये हंगामी आना और जॉर्डन के ऑफिशियल्स से मुलाकात करना और फिर इसराइल के ऑफिशियल्स से मुलाकात करना, इसके बहुत सारे अगराज़ व मकासद हैं जो कि मैं आपको थोड़ा सा इब्तदाई तौर पे बताता हूँ और इसके लिए एक स्पेशल व्लॉग भी बनाऊंगा। पहला जो मकसद है वो ये है कि गाज़ा की पट्टी जो है वो फतह के तहत एडमिनिस्ट्रेटिवली दी जाए, क्योंकि इसराइल ये समझता है कि फतह के मुकाबले में हमास ज़्यादा मुतशद्दिद है और हमा वक्त इसराइल को हमास से ज़्यादा ख़तरा रहता है एज़ कम्पेयर टू फतह। दूसरी जो तजवीज़ इसराइल अमेरिका के सामने रख सकता है या जिस नुक्ते पे गौर और फिक्र किया जा सकता है वो ये कि गज़ा की जो पट्टी है, यानी वो जो 6 किलोमीटर चौड़ी और 25 किलोमीटर लंबी है, उसको ख़त्म करके वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो तकरीबन 20 लाख लोग हैं, उनके लिए इंतज़ाम जो है वो वेस्ट बैंक यानी इसराइल की जानिब शर्क जो है वहाँ पे किया जाए और जॉर्डन के साथ किया जाए। तो ये 2 तजवीज़ जो हैं ये काबिल गौर हैं, क्योंकि इसराइल जो है वो अपनी मुमलिकत और सल्तनत को बड़ा करना चाहता है और जो हमा वक्त उसको ख़तरा रहता है, ख़तरे की घंटी जो है वो बजती रहती है उसके लिए, उसके मगरिब की तरफ से यानी गज़ा की पट्टी से उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि अगर वो 2 मिलियन लोग, 20 लाख लोग अगर गज़ा की पट्टी से वेस्ट बैंक की तरफ आते हैं तो यहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा मसाइल हैं,
تو وہ فلسطینی لوگوں کے لیے بہت بڑا ایک بے روزگاری کا اور پھر آبادی کا ایک بہت بڑا مسئلہ پرابلم پیش آئے گی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ جورڈن کے لیے ناقابل قبول ہے، کیونکہ جورڈن ہمسایہ ملک ہونے کی وجہ سے جورڈن کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر حماس کو یہاں پہ یعنی جانب شرق لایا جاتا ہے، ویسٹ بینک میں لایا جاتا ہے، تو پھر وہاں کے مجاہدین جو ہیں وہ جورڈن کو تنگ کریں گے۔ اور دوسرا جو ایک اور خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ حماس اور فتح باہم متصادم گروپس ہیں، یعنی حماس جو ہے وہ سنی ہے اور فتح جو ہے وہ زیادہ تر شیعہ کے اوپر مشتمل ہے، تو ان دونوں کا باہم اکٹھا رہنا یہ بہت ناممکن سا نظر آتا ہے۔ اسرائیل کی ایک اور کوشش یہ ہے کہ اگر ان کو باہم لڑا دیا جائے، یعنی فتح اور حماس کو آپس میں لڑا دیا جائے، تو اسرائیل جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکتا ہے۔ تو یہ وہ تجویز ہے جن کے اوپر غور اور فکر کیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو وار کرائم اسرائیل نے سر انجام دیا ہے، ایک ایسا ہسپٹل جس کو کرسچنز این جی اوز چلاتی ہیں اور یورپی یونین جو ہے اس کی فنڈنگ سے اتنا بڑا ہسپٹل چلتا ہے، وہ صرف ہسپٹل نہیں ہے بلکہ جو فلسطینی لوگ ہیں جو کہ جنگ کا شکار ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ شیلٹر لیے اور وہاں پہ آلریڈی انجرڈ لوگ پڑے تھے جن سے اسرائیل کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو ایک شیلٹر، ہسپٹل، وہاں پہ بیمار لوگوں کے اوپر اٹیک کرنا، یہ ایک ایسا داغ ہے اسرائیل کے دامن پہ جو کبھی بھی دھویا نہیں جا سکتا۔ دیکھیے ابھی صدر جو بائیڈن جو ہے وہ اسرائیل پہنچ چکے ہیں، کن کن سے کیا کیا ملاقاتیں ہوتی ہیں، کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں، لیکن میں نے آپ کو تھوڑا سا پری ایکشن کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو سکتی ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں ان کا امکان بہرحال موجود ہے۔ ایک چیز اور، یہ میرا جو چھٹی حصہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ جنگ جو ہے یہ رکنے والی نہیں ہے، سیز فائر نہیں ہوگا، بلکہ جورڈن کی طرف اور پھر مصر کی طرف اس جنگ کا جو ہے وہ رخ ہوتا ہوا، اللہ نہ کرے خاکم بداہن، یہ آگے کی طرف موو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر عرب دنیا کے اندر ہی، یعنی عوام کے اندر ہی ایک بہت بڑا ہیجان اور بہت بڑی لڑائی جو ہے وہ جنم لے لے گی، اور اسرائیل جو ہے وہ یقیناً سازش کے تحت یہی چاہتا ہے کہ حماس اور فتح کے ذریعے آپس میں لوگوں کو لڑا کر اسرائیل جو ہے وہ تھوڑا سا سکھ کا سانس لے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیے قاری اشفاق ویلاگ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔